Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you are all fine. This is start of our next chapter, that is homeostasis, and we have completed our previous chapter number 10, that was about gaseous exchange. In this chapter we will discuss major concepts of this chapter, then homeostasis, its definition and importance, and its three examples: osmoregulation, thermoregulation and excretion. In this chapter, students, we will discuss homeostasis in plants and then homeostasis in humans. Just like your previous chapter in which we discussed gaseous exchange in plants and then gaseous exchange in humans. And in previous chapter, as you discuss about lungs and the disorders of lungs, right, disorders of respiratory systems, in this chapter we will discuss urinary system of humans and disorder of kidney. So definitely this chapter will be also very informative and interesting as well. So let's start from our first concept, that is homeostasis. Definition: homeostasis can be defined as the maintenance of the internal conditions of body at equilibrium despite changes in the internal environment. अगर मैं आपको आम लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि अगर बाहर का टेम्परेचर या एनवायरनमेंट जैसा भी हो, उसके हिसाब से हमारी अपना जो बॉडी टेम्परेचर है या लिविंग थिंग्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, ठीक है, वो चेंज ना हो. जैसे अगर बाहर बर्फ़ पड़ रही है तो आपका बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्जांपल बर्फ़ के टेम्परेचर का ना हो, बल्कि वो आप उस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. इसी तरह अगर बाहर बहुत शदीद गर्मी हो गई है और टेम्परेचर जो है वो 45 to 50 हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाए, बल्कि उस कंडीशन में भी बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है बजाय फ्लक्चुएट करने के. तो इस कंडीशन को जो है वो हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. यानी बाहर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ जाए किसी चीज़ के अंदर, उसका इफेक्ट आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट पे ना आए, ठीक है. आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी. आगे हम फर्दर जब एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह. इसमें एग्जांपल उन्होंने आपकी बॉडी टेम्परेचर की ही दी है, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. वो कहते हैं कि ये मेंटेन रहता है बॉडी टेम्परेचर, जैसे मैंने अभी आपको समझाया. अदरवाइज़ अगर ये एनवायरनमेंट के साथ चेंज करे तो फिर ये फ्लक्चुएट करना शुरू करे, यानी कभी हमारा बहुत तेज़ बुखार हो जाए करे, कभी हम बिल्कुल कोल्ड हो जाएं, यानी जिस तरह टेम्परेचर चेंज हो उसी तरह से बॉडी टेम्परेचर चेंज. लेकिन ऐसा नहीं होता है. दूसरी चीज़ इसके अंदर उन्होंने बताई है कि जैसे हमारा ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर जो है वो 1 ग्राम पर 1 लीटर रहता है, यानी ब्लड के 1 लीटर में 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये लेवल हमारा जो इंटरनल बॉडी सिस्टम है वो मेंटेन रखता है, चाहे हम जितना मर्ज़ी कार्बोहाइड्रेट्स ले लें. अगर बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रही है तो शुगर लेवल 1 ग्राम पर लीटर मेंटेन रहता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको कह लें कि हम एज अ क्वेश्चन जो है वो इस बात को कहते हैं कि वाई बॉडी नीड होम्योस्टेसिस. बॉडी को होम्योस्टेसिस की ज़रूरत पड़ती क्यों है, क्यों बॉडी के लिए ज़रूरी है कि वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन रखे. बॉडी सेल्स नीड द इंटरनल एनवायरनमेंट इन विच कंडीशंस डू नॉट चेंज मच, ठीक है. यानी हमारी बॉडी को एनवायरनमेंट इस तरह से रखना पड़ता है स्टेबल के उसमें जो है वो कोई भी चेंज जो है वो ना आ सके, ठीक है. स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, ठीक है. तो अगर एग्ज़ाम में भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि वाई होम्योस्टेसिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, या वाई बॉडी नीड होम्योस्टेसिस, तो आपने इसका आंसर यही लिखना है कि हमारी जो बॉडी के एंजाइम्स हैं उनकी एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए होम्योस्टेसिस ज़रूरी है. यानी एंजाइम्स तब तक प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकते जब तक अंदर जो एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है, वो मेंटेन ना हो, क्योंकि एंजाइम सारे के सारे एक प्रॉपर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, ठीक है. तो अगर हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, टेम्परेचर जो है वो चेंज होता
होता रहेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा, तो बॉडी के अंदर मौजूद एंजाइम्स जो हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने पढ़ा था काफ़ी सारे एंजाइम के बारे में, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इस तरह 9th क्लास में आपने पढ़े थे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स जो थे। तो अगर ये सब कुछ चेंज होता रहेगा तो प्रॉपर जो है फंक्शनिंग एंजाइम्स की वो नहीं हो पाएगी। उसके बाद है एग्जाम्पल्स में हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ओस्मो रेगुलेशन देखिए, आपने अगर इसको स्प्लिट करें वर्ड को तो ओस्मोसिस से है, तो रेगुलेशन मतलब उसको रेगुलेट करना। इसका इंट्रो हम सबसे पहले देख लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो मैंने हेडिंग्स बनाई होती है ना, इसी तरह आप टेक्स्ट बुक पे भी हेडिंग बना लिया करें, चीज़ों को हाईलाइट कर लिया करें, ठीक है। ये आपकी लर्निंग में जो है वो बहुत आसानी रहेगी आपको, और जो क्वेश्चंस आते हैं फिर एग्ज़ाम्स में वो इसी तरह से आते हैं, ठीक है, स्प्लिट होकर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं अंदर से। इंट्रो है जी, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स। अब बॉडी फ्लूइड्स क्या है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स हैं, आपका ब्लड है या टिश्यू फ्लूइड्स जो प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, उनके अंदर किस चीज़ की मेंटेनेंस, उसके अंदर वाटर और सॉल्ट की मेंटेनेंस। बस इसको ऐसे ही समझने के लिए ले लें कि जैसे आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर वाटर और सॉल्ट्स की मेंटेनेंस जो है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी फ्लूइड्स, देखें ब्लड के अलावा भी तो फ्लूइड्स प्रेजेंट है ना, हमारी टिश्यू फ्लूइड्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो उनके अंदर भी वाटर और साल्ट की मेंटेनेंस को ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। आप इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी अगर ये ना हो, अगर ओस्मो रेगुलेशन बॉडी के अंदर ना हो तो उससे क्या हो सकता है, या अगर है तो इसकी क्या फ़ायदा है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स एंड inside cells control the process of diffusion and osmosis, ठीक है, which is essential for the functioning of cells tonicity, ठीक है। आपको पता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था टोनिसिटी के बारे में, जिसमें आपने देखा था कि सॉल्ट जो है मेम्ब्रेन के एक साइड पे ज़्यादा हो जाए, उसकी कंसंट्रेशन लोअर हो जाए तो क्या होता है, वो सारा रिकॉल करें। तो इसी तरह हमारे बॉडी सेल्स का भी सिस्टम है, ठीक है। अगर तो इसके अंदर जो मेंटेनेंस है वाटर और सॉल्ट की ये डिस्टर्ब हो जाए तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का सारा प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से बॉडी प्रॉपर जो है वो फंक्शनिंग नहीं करेगी, ठीक है। सो द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ बॉडी। थर्मोरेगुलेशन, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इस थर्मोरेगुलेशन। इसमें भी अगर आप इसको स्प्लिट करें तो आप देखें कि थर्मो के क्या मतलब है। थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, रेगुलेशन मतलब इसको रेगुलेट करना। तो इसके इंट्रो में आप लिखेंगे द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। ये वही बात है जो मैंने स्टार्ट में भी कही थी कि बाहर का टेम्परेचर जो है वो जितना मर्जी हो जाए, बर्फ़ भी पड़ रही हो, तब भी ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल ले रही हूँ कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट जो है उतना ही रहता है, इससे कम या ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। अब ये क्यों ज़रूरी है थर्मोरेगुलेशन हमारी बॉडी के लिए? इसलिए द एंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। ये भी आपको याद है, आपने 9th में पढ़ा था कि ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होते हैं, वो बेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे कोई फंक्शन जो है या जिस पे कोई रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होता है, वो कंप्लीट होता है, तो या शुरू होता है, तो उसको हम कहते हैं कि जी एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम जो है वो एक्ट करना शुरू करते हैं या एक्ट करते हैं, ठीक है। तो एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर मे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। और उसी में आपने पढ़ा था कि अगर बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाए, जैसे हमें बुखार हो जाता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो बुखार बहुत ज़्यादा किस लिए ख़तरनाक होता है और किस लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि जब भी बॉडी टेम्परेचर हाई हो, आपको फीवर हो, आप कोशिश करें कि फ़ीवर को हाई बॉडी टेम्परेचर को किसी तरह लो डाउन किया जाए। उसकी वजह ये है कि हाई बॉडी टेम्परेचर में एंजाइम्स जो हैं वो प्रॉपर अपनी फंक्शनिंग नहीं कर पाते, और इसके अलावा चूँकि ये प्रोटीन्स होते हैं तो ये डिस्ट्रॉय भी होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो फीवर को में ज़रूरी है कि आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो, किस लिए? थर्मोरेगुलेशन के लिए, ठीक है। एक्सक्रीशन, आर थर्ड एग्जाम्पल इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का इंट्रो इंपॉर्टेंस, ये एक्सक्रीशन इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस, ठीक है। ये भी होम्योस्टेसिस की जो है वो एक एग्जाम्पल है, और इसका एक प्रोसेस है होम्योस्टेसिस का, यानी हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसको मेंटेन रखने का एक तरीका है।
इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं ताकि जो इंटरनल कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम पे मेंटेन रहे, ठीक है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट हर वो मटेरियल है जो प्रोड्यूस होता है बॉडी मेटाबॉलिज्म में, और ये जिस्म को नुकसान भी पहुंचाता है, बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। यानी कोई भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी आपकी बॉडी में हो रही है, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक, उसके रिजल्ट में कुछ मटेरियल, कुछ साइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, क्योंकि वो अगर बॉडी के अंदर स्टे कर जाएं तो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनको एक्सक्रीट आउट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल यूरिन, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो यूरिन, कि यूरिन जो है जैसे उसको वो एक वेस्ट मटेरियल है और उसको एलिमिनेट जो है वो करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अगर मैं रिवाइज़ करूँ आज का लेसन और हम देखें आज हमने क्या कुछ पढ़ा। आज हमने देखा जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस, और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि होम्योस्टेसिस क्या है। जस्ट अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को और कुछ रेगुलेशंस हैं जो हमने मेंटेन रखनी है, और वो हमारी बॉडी मेंटेन रखती है और बाहर के एनवायरनमेंट के मुताबिक उसको चेंज नहीं करती, ठीक है। इसमें हमने इसकी डेफिनेशन देखी, एग्जाम्पल देखी, उसके बाद हमने कहा कि एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए ये ज़रूरी है कि होम्योस्टेसिस जो है वो बॉडी जो है वो करती रहे। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन आपने देखा कि ये वाटर और सॉल्ट की जो अमाउंट है हमारी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, ब्लड के अंदर, उसको मेंटेन करना है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस हमारी बॉडी में, सेल्स में चलता रहता है। तो अगर ये वाली अमाउंट मेंटेन ना रहे तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस डिस्टर्ब हो जाएगी और हमारा बॉडी सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। थर्मो रेगुलेशन आपने देखी, आपने देखा कि एंजाइम की प्रॉपर एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि उसको एक अच्छा सा टेम्परेचर जो है, उसका जो टेम्परेचर है रिक्वायर्ड मोस्टली 37 डिग्री सेल्सियस पे ही एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं। तो वो टेम्परेचर उनके लिए ज़रूरी है, दैट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़रूरी है एंजाइम के प्रॉपर फंक्शन के लिए, ठीक है। इसके लिए बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रखती है, इसको थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। एक्सक्रीशन आपको पता है, वैसे एक्सक्रीशन का मतलब होता है एक्सक्रीट आउट करना, एलिमिनेट कर देना। तो इसमें मेटाबॉलिक वेस्ट जो डिफरेंट प्रोसेसेस में प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म में बनते हैं और बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको यूरिन की दी है कि जैसे कि वो एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी है बॉडी से, इसी तरह वेस्ट मटेरियल बाकी भी एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डायरी आपकी स्टूडेंट्स ये है कि आपने आंसर लिखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। इनके आंसर्स आपने नोटबुक पर लिखने हैं। सबसे पहला है डिफाइन होम्योस्टेसिस, ठीक है। वाई ऑस्मो रेगुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। Number 3, why body need thermoregulation. Number 4, how metabolic waste are produced. राइट, इसके आपने जो भी आंसर आपको समझ में आता है, इसके आंसर ऑलमोस्ट मेरे लेक्चर में मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फर्दर सर्च करके लिखना चाहते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी एंड विल बी गुड फॉर यू, राइट। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर डायरी, दैट इज़ यू हैव टू मेक 2 MCQs of this lecture, right? Okay, thank you very much. Live happy. Allah Hafiz.